हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये तीसरी यूनिट का 14वां वीडियो है। और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक त्रिज्या, या आप कह सकते हो आयनिक रेडियाई। तो आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई को आज हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किसी चैप्टर को, किसी यूनिट को आप पढ़ते हो, तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर ही पढ़ना चाहिए। आपको हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी किसी वीडियो को आप देखते हो तो उसका स्पीड आपको व्यवस्थित कर लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने अनुसार। यदि वीडियो के स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर आप देखोगे तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई का क्या मतलब होता है। देखो, आयनिक त्रिज्या को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए आयन किसे कहते हैं। आयन, आयन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयन किसे कहते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं पहले आयन के बारे में, फिर हम आएंगे आयनिक त्रिज्या पर। मान लो आपके पास एक परमाणु है, मान लो आपके पास एक परमाणु है, जैसे मैं कहता हूं सोडियम का परमाणु। मान लो हमारे पास सोडियम का परमाणु है, और हमें पता है कि सोडियम के परमाणु के पास 11 तो हैं इलेक्ट्रॉन, और 11 हैं इसके पास प्रोटॉन। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 11 इसके पास प्रोटॉन होंगे। यदि मैं आपको कहूं कि सोडियम के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है अपना, तो यदि सोडियम के परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो सोडियम के परमाणु के ऊपर धन आवेश आ जाएगा, और अब हम इसे कहेंगे आयन। तो सोडियम का धन आयन है, या सोडियम का कैटायन है। अब देखो इसके ऊपर धन आवेश क्यों आया है। इसके ऊपर धनावेश इसलिए आया है क्योंकि यहां सोडियम के परमाणु के पास, सोडियम का परमाणु के ऊपर तो कोई आवेश नहीं है, सोडियम का परमाणु तो उदासीन है। पर जब आपने सोडियम के परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो सोडियम के ऊपर कैसा आवेश आ गया है? धनावेश। ये धनावेश क्यों आया है? ये धन आयन क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि यहां इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन तो इसने नहीं त्यागा है, तो प्रोटॉन तो इसके पास 11 ही हैं। अब जरा ध्यान से देखो आप, जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 11 इकाई ऋण आवेश था और 11 इकाई धन आवेश था, तो ये दोनों एक दूसरे को, दोनों आवेश यानी ऋण आवेश और धन आवेश पूरा पूरा उदासीन कर रहे थे। ये दोनों आवेश एक दूसरे को पूरा पूरा उदासीन कर रहे थे, इसलिए सोडियम का जो परमाणु है वो कैसा था? उदासीन था। ये था उदासीन। जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 थी, अब रह गए हैं इलेक्ट्रॉन 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देंगे, पर एक प्रोटॉन जो बचेगा, 11वां प्रोटॉन, उसे तो कोई भी उदासीन नहीं करेगा। और वो जो 11वां प्रोटॉन बचा है उसके ऊपर कैसा आवेश है? धन आवेश है। इसलिए सोडियम के परमाणु पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और ये जो आवेशित परमाणु होता है ना, इसे ही हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। भाई कोई भी परमाणु है, यदि उसके ऊपर आपको धन आवेश या ऋण आवेश नजर आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस परमाणु को अब आप परमाणु नहीं कहोगे,
उसे आप कहोगे आयन। क्या कहोगे? आयन। और यदि उसके ऊपर धन आवेश है तो आप उसे धन आयन कहोगे, और यदि उसके ऊपर ऋण आवेश है तो आप उसे ऋण आयन कहोगे। तो इससे हमें एक बात स्पष्ट हुई है कि सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर सोडियम का धन आयन प्राप्त होता है। और सोडियम के ऊपर धनावेश क्यों आया है, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, पहला एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, तो स्पष्ट हो जाएगा हमें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हम बात करते हैं क्लोरीन परमाणु की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन परमाणु की बात करते हैं। क्लोरीन परमाणु के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 ही इसके ऊपर प्रोटॉन होते हैं। 17 ही इसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। 17 इकाई ऋणावेश है और 17 इकाई धनावेश है। इसलिए क्लोरीन का परमाणु होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए उसके पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन और आवेश उसके ऊपर आ गया है धन आवेश। यहाँ यदि क्लोरीन परमाणु की बात करते हैं तो इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। जब इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा +E, यानी इसने ग्रहण किया है 1 इलेक्ट्रॉन। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। क्लोरीन परमाणु के ऊपर ऋणावेश आ जाता है और इसे हम कहते हैं ऋण आयन या एन आयन। ठीक है, ऋण आयन होता है ये, क्योंकि ऋणावेश आया है। अब ऋणावेश क्यों आया है, यही तो बात समझनी है हमें। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। प्रोटॉन इसके पास 17 थे, अब भी इसके पास 17 प्रोटॉन ही है, क्योंकि प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, बंद बनने की क्रिया में, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी आप कह सकते हो, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। प्रोटॉन का आदान प्रदान तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में तो हो सकता है, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। पर यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन अब एक इसमें और जुड़ गया है। कितने हो गए हैं? 18। अब कौन कम है? धनावेश कम है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को तो उदासीन कर देंगे, पर वो जो नया इलेक्ट्रॉन आया है उसे कौन उदासीन करेगा? उसे तो उदासीन करने वाला कोई भी नहीं है। तो वो जो 18वां इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आवेश कैसा है? ऋण आवेश। इसलिए परमाणु के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है और इसे हम कहते हैं ऋण आयन। ये तो बना था यहाँ धन आयन। क्या बना था? धन आयन। ये तो सोडियम का धन आयन और क्लोरीन का बना है ऋण आयन। तो हमें यहां से एक बात स्पष्ट हुई है। क्या स्पष्ट हुई है? स्पष्ट ये हुई है कि यदि आपके पास कोई भी परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। यदि आपके पास कोई भी उदासीन परमाणु है और वो उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, 2 को त्यागेगा, तो 2 इकाई धनावेश आ जाएगा उसके ऊपर। यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस परमाणु के ऊपर धन आवेश आ जाता है और उस परमाणु को हम कहते हैं धन आयन। क्या कहते हैं? फिर हम उसे परमाणु ना कहकर धन आयन कहते हैं। और इसी तरीके से दूसरी बात हमारे समझ में ये आई कि मान लो आपके पास कोई परमाणु है X, मैंने इसका नाम X रख दिया। ये X कोई उदासीन परमाणु है। यदि ये उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो इस परमाणु के ऊपर आ जाता है ऋण आवेश, और ऐसे ऋण आवेशित परमाणु को हम कहते हैं ऋण आयन। क्या कहते हैं? ऋण आयन। तो ये होते हैं आयन। क्या होते हैं? आयन। अब इन आयनों के बारे में ही हमें डिटेल में डिस्कस करना है। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं, आयनिक त्रिज्या पर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए आयन का मतलब है किसी परमाणु में से या तो इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो और या तो किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाल दो। जिसकी नेचर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है वो ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का है वो ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस बात को समझ जाओ आप। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, फिर करते हैं अगली बात। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है।
अब यदि कोई आपसे पूछता है ना आयन किसे कहते हैं, तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है। आप कह सकते हो कि जब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, या उदासीन परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश किया जाता है, ठीक है, प्रवेश कराया जाता है, तो हमें एक ऐसी स्पीशीज प्राप्त होती है जिसके ऊपर या तो धनावेश आ जाता है या तो ऋणावेश आ जाता है। यानी किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर या किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को डालने पर परमाणु के ऊपर एक आवेश आ जाता है, या तो धनावेश या तो ऋणावेश, और इस आवेशित परमाणु को ही हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। ये ध्यान रखना है आपको। चलो खैर, अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी आयनिक त्रिज्या की, जो हमारा आज का टॉपिक है। हेडिंग डालते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो जब भी आप आयनिक त्रिज्या को पढ़ते हो, तो आयनिक त्रिज्या को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए आयन किसे कहते हैं। आयन पता चल गया ना, आयन किसे कहते हैं। तो चाहे कोई परमाणु हो चाहे कोई आयन हो, परमाणु और आयन में अंतर तो सिर्फ इतना होता है ना कि परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है परमाणु, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जबकि आयन के ऊपर कोई ना कोई आवेश होगा, या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर नहीं होंगी। या तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी और या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। यदि उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो पक्की बात है वो धनायन होगा, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो पक्की बात है वो ऋणायन होगा। अब वो चाहे परमाणु है चाहे आयन है, मान लो हमारे पास कोई आयन है, चाहे तो वो धनायन है चाहे तो वो ऋणायन है, तो उस आयन के नाभिक के केंद्र से जो सबसे बाहरी कक्षा है वहां तक की दूरी को, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। ध्यान से समझो लिखते हुए, और मेरे साथ साथ भी लिखा करो आप। किसी किसी आयन के किसी आयन के नाभिक किसी आयन के नाभिक के केंद्र से किसी आयन के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा या आप कह सकते हो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, या बाह्यतम यानी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आयनिक त्रिज्या। मतलब आयनिक त्रिज्या की परिभाषा भी बिल्कुल परमाणु त्रिज्या जैसी ही है। परमाणु त्रिज्या में भी आपको यही समझाया था कि परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, और यहां भी आपको बिल्कुल ऐसी परिभाषा सिखाई है, तो इसे कहते हैं हम आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या में हमें जो सबसे पहले बात करनी है वो बात करनी है धनायन की त्रिज्या की। हेडिंग बनाते हैं धनायन की त्रिज्या। अब मुझे एक बात बता दो, आपके समझ में तो आ चुका है धनायन कैसे बनता है, आ चुका है ना समझ में धनायन। तो आपको धनायन की त्रिज्या के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझना है और थोड़ा दिमाग लगाकर समझना है, बिल्कुल ध्यान से। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास ये कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु। एक उदासीन परमाणु लेते हैं सोडियम का, उसका नाभिक धन आवेशित है। ये मैंने यहां लिख दिया सोडियम का परमाणु है। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने बना दी इसकी 3 कक्षाएं। ये 3 कक्षाएं बना दी मैंने। किसका परमाणु है? सोडियम का परमाणु। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं ये सोडियम का परमाणु है। क्या है? सोडियम का परमाणु। ठीक है,
सोडियम का परमाणु है और इसके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह है 2 8 1, इस तरह इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उदासीन है। यदि मैं आपको कह दूं कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए ये क्या करेगा? आप कहोगे कि सर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, त्याग देगा। तो इसने माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इसने बाहरी कक्षा में, इसके पास ये बाहरी कक्षा है, इसमें इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था और वही इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो क्या इसकी बाहरी कक्षा समाप्त नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। भाई बाहरी कक्षा इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो थी और वो इलेक्ट्रॉन ही इसने अपना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो अब इसके पास ये धनावेशित नाभिक बचेगा और इसके पास बचेंगी केवल 2 कक्षाएं। कितनी कक्षाएं बचेंगी? 2 कक्षाएं इसके पास बचेंगी केवल। और पहली कक्षा में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कक्षाओं को पूरा गोल नहीं बनाया है, आप पूरा वृत्त, पूरा सर्किल बना सकते हो। ठीक है, मैंने कक्षाओं का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही बनाया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो है वो सोडियम का धनायन Na पॉजिटिव आयन हमें मिला है। ये बात तो आप समझते हो, ये Na पॉजिटिव आयन है। भाई यहाँ क्या था? सोडियम का परमाणु था और यदि परमाणु में से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम का धनायन आपको मिल जाएगा, Na पॉजिटिव आयन जिसे आप कह सकते हो। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8, 2 ही तो कक्षाएं बची इसके पास। तो मुझे जरा एक बात सोच के बताओ आप कि यहाँ 3 कक्षाएं थी, तो इसकी जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, वो इसके केंद्र से, नाभिक के केंद्र से बाह्य कक्षा तक या बाह्य इलेक्ट्रॉन तक थी, इतनी थी इसकी परमाणु त्रिज्या। और इसकी परमाणु त्रिज्या यहां से यहां तक है। तो बताओ, जब वो परमाणु धन आयन में बदला है तो उसकी परमाणु त्रिज्या घटी है या नहीं घटी है? घटी है ना। इसके पास 3 कक्षाएं थी और इसके पास 2 ही कक्षाएं हैं, तो परमाणु त्रिज्या तो घट गई है, पक्की बात है, घट गई है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखो क्या लिखना है, लिखना है कि जब कोई परमाणु, जब कोई उदासीन परमाणु, ऐसे लिखते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु, हमारा हेडिंग धनायन की त्रिज्या था ना, तो धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है, जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो क्या होता है? तो या तो उसकी कक्षाओं की संख्या, या तो उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है, उसकी कक्षाओं की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, जैसे यहां घटी है। भाई 3 कक्षाएं थी, अब कितनी बची हैं? 2। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, धनायन जब भी बनेगा ना, ज्यादातर कक्षाओं की संख्या ही घटेगी, एक कक्षा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि धनायन वे बनाते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो। ज्यादातर ऐसे परमाणु ही धन आयनों में बदलते हैं। तो यहां हमने लिखा है कि जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो या तो उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है, या फिर और क्या हो सकता है बताओ? या फिर उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। या फिर ऐसा होगा, उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। ये चीज अलग रखेंगे हम, इतनी चीज को, इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण
क्या होगा बेटे, जरा ध्यान से समझना, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, या आप कह सकते हो या नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, यदि कक्षाओं की संख्या घटी है तो साफ आपको नजर आ रहा है कि परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। पर यदि ऐसा हुआ कि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे या 4 इलेक्ट्रॉन थे या 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाहरी कक्षा में हैं, तो यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है ना, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मान लो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 13 है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, और उन 3 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 13। और अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। पहले तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, अब 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो शायद 12 इलेक्ट्रॉनों को वे ज्यादा मजबूती से, ज्यादा प्रबलता से आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसा रस्सा कसी का खेल होता है ना, कि एक बड़ा सा रस्सा है, 10 खिलाड़ी इस तरफ खड़े हुए हैं और 10 खिलाड़ी इस तरफ खड़े हुए हैं, और बीच में हमने एक रेखा खींच रखी है जमीन पर, और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों टीम। यदि एक तरफ मैं बच्चों की संख्या 8 कर दूं और दूसरी तरफ मैं 10 ही रहने दूं, तो पक्की बात है कि जिधर बच्चों की संख्या ज्यादा है वो वाली टीम जीत जाएगी। ये तो एक सामान्य सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यदि मैं बोल रहा हूं आपको कि नाभिक में 13 प्रोटॉन है और बाहर खींचने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 प्रोटॉन वाला नाभिक 13 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यदि वहां आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दी है ना, तो खींचने वाले यानी प्रोटॉन तो 13 ही हैं, पर खींचने वालों की संख्या घट गई है। अब यदि खींचने वालों की संख्या घट गई है, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला जो नाभिकीय आकर्षण है वो बढ़ जाएगा, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा समीप आ जाएंगे, यानी परमाणु सिकुड़ जाएगा, साइज उसका घट जाएगा। अब वो इतना नहीं सिकुड़ेगा कि आप सोचोगे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, साइज घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, आयनिक त्रिज्या घटेगी, ये बात पक्की है यदि वो धन आयन में बदल रहा है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या, अतः लिखते हैं। चलो यहां जिसके कारण तो पहले भी आ गया था, एक बार यहां आ गया था ना जिसके कारण, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घट जाती है, त्रिज्या घट जाती है। मतलब कहने की बात यह है, हमने क्या लिखा है जरा देखो, जब कोई उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है, या फिर देखो, या तो उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है या फिर उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, दोनों में से एक काम तो होगा ही, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, अतः त्रिज्या घट जाती है। तो यहां मैं लिखूंगा अतः, देखते रहो ध्यान से, अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि किसी धनायन की त्रिज्या, किसी धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से
उसके उदासीन परमाणु से, बताओ क्या लिखूं अब मैं। धनायन की त्रिज्या, ये धनायन है, ये उदासीन परमाणु है, उसके उदासीन परमाणु से क्या होती है, छोटी होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है या बड़ी होती है। इस बात को स्पष्ट करो, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं एक हेडिंग नोट, यहाँ लिखता हूँ, आप तो अगली लाइन में लिखना। थोड़ा सा बोर्ड पे मेरे पास कम जगह होती है ना। देखो, मान लो आपके पास कोई परमाणु है m, और उसकी त्रिज्या आपने देखी है या निकाल ली है। यदि आपको किसी परमाणु की त्रिज्या निकालनी है ना, या आयन की त्रिज्या निकालनी है, आयनिक त्रिज्या, तो आप एक्स रेज का यूज करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एक्स रेज का, एक्स किरणें तो समझते हो आप। इनका प्रयोग करके हम परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या है, यानी एक मेटल है, एक धातु है, उसकी त्रिज्या है, धातु परमाणु की त्रिज्या आर एम। तो इससे छोटी त्रिज्या होगी आर एम पॉजिटिव की। देखो आर एम पॉजिटिव, यानी उसका ऐसा धन आयन जिसके ऊपर एक इकाई धनावेश है, तो ये धनायन की त्रिज्या छोटी होगी उदासीन परमाणु की त्रिज्या से। और यदि मैं आपको कह दूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, तो अब बन जाएगा ये एम डबल पॉजिटिव, ऐसा M2 पॉजिटिव। यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना था इसलिए एक इकाई धनावेश आया, अब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो दो इकाई धनावेश आया, और ये दो इकाई धनावेश वाला जो धनायन होगा इसकी त्रिज्या एक इकाई वाले धन आयन की त्रिज्या से भी छोटी होगी। और यदि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो आपके पास बनेगा ट्रिपल पॉजिटिव आयन, इसकी परमाणु त्रिज्या या इसकी आयनिक त्रिज्या और भी छोटी होगी। और यदि आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या और भी ज्यादा छोटी होगी। ये चीज ध्यान रखना है कि धन आयनों में भी तुलना करनी आनी चाहिए आपको। यदि आपने केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो परमाणु त्रिज्या जितनी थी उससे छोटी आयनिक त्रिज्या है। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आयनिक त्रिज्या और भी घट जाएगी, और भी घट जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे आयनिक त्रिज्या उतनी ज्यादा घटती चली जाएगी, यदि आप धन आयन की त्रिज्या की बात करते हो। अब आते हैं हम अगले नंबर पर। धनायन की त्रिज्या के बाद हमें बात करनी है ऋणायन की त्रिज्या की। ऋणायन की त्रिज्या, देखो ऋणायन की त्रिज्या में भी एक एग्जांपल लगाते हैं। चलो एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको ऋणायन की त्रिज्या के बारे में। मान लो हमारे पास एक परमाणु है, यहाँ तो हमने सोडियम का परमाणु लिया था, यहाँ हम लेंगे क्लोरीन का परमाणु। देखो ये क्लोरीन परमाणु का नाभिक है, धनावेशित नाभिक। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, ये 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तीसरी कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इन कक्षाओं को पूरा गोल करके पूरा वृत्त में, पूरे सर्कल में बना सकते हो यदि आप बनाना चाहते हो। ठीक है, समझाने के लिए मैं किसी भी कक्षा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनाता हूं समझाने के लिए। ये हमारे पास क्लोरीन का परमाणु है। क्या है? क्लोरीन का परमाणु। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 8 7। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, हम यहाँ प्लस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हो जाएगा तो स्थिति क्या डेवलप होगी, ये नाभिक धनावेशित, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 थे और 2 ही हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पहले थे, अब भी 8 ही हैं। इसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है तो हो जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमने दूसरे नंबर पे लिखा है ये है Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 8 8। तो अब जरा आप एक बात बताओ,
यहाँ नाभिक में कितने प्रोटॉन थे? भाई जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में। यहाँ प्रोटॉन थे 17। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यहाँ 17 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रोटॉन तो 17 ही है, पर खींचने वाले इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए हैं। देखो 2 और 8 10 और 8 18। तो यहाँ खींचने वाले तो 17 ही हैं और खींचने वाले 18 हैं। तो क्या ये 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को उतनी प्रबलता से आकर्षित कर सकते हैं जितनी प्रबलता से 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे थे? उत्तर होगा नहीं। इस बार इस टीम को सफलता मिलने के चांस कम है। तो इसलिए होता क्या है कि जब कोई परमाणु ऋण आयन में बदलता है ना, तो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उतनी रहती है। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनो, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश को आप संबंधित कर सकते हो नाभिकीय आकर्षण बल से। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो नाभिकीय आकर्षण बल भी तो घटेगा, और जब नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी त्रिज्या। ठीक है। या फिर यदि आप ज्यादा गहराई में जाना चाहते हो ना, तो आप एक बात को सुनो ध्यान से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बाहरी कक्षा के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8। यदि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटी होगी, ये बात पक्की है। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से समझो। मैंने आपको कहा है कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे। और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी होगी तो क्या 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटी होगी या नहीं घटी होगी? घटी होगी ना बीच की दूरी। और जब बीच की दूरी घटी होगी, क्योंकि वहां उतनी ही जगह में 7 इलेक्ट्रॉन थे और उतनी ही जगह में अब हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी तो घटी होगी। उस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं मैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की। और जब उनके बीच की दूरी घटी होगी तो क्या 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल नहीं बढ़ा होगा? यदि आप भौतिक विज्ञान को ठीक ठाक तरीके से पढ़ते हो, यदि 2 ऋणावेश हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात पक्की है। यदि उन 2 ऋणावेश को ज्यादा नजदीक आप लेके आ जाओगे तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल तो बढ़ जाएगा। तो जब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो उनके बीच कोई दूरी थी, उनके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच कोई प्रतिकर्षण बल था। जब उस बाहरी कक्षा में 7 की जगह आपने 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटी होगी, पक्की बात है। और जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटी होगी, यानी उनके बीच जो आर है, जिसे आप आर कहते हो, एफ इज इक्वल टू, फार्मूला याद करते हो फिजिक्स में, आप फार्मूला तो याद करते हो, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला तो आपके याद होगा, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। तो यहाँ इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जब बाहरी कक्षा में 7 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटेगी, और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी घटेगी तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण अपने बीच की दूरी मेंटेन करने के कारण बाहरी कक्षा फैल जाएगी, यानी साइज बढ़ेगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और यदि अब भी आपके समझ में नहीं आया तो एक प्रैक्टिकल करके देखना स्कूल में जाकर अपने, जब भी आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आप एक काम करना, 10 बच्चों को इकट्ठा करना और एक वृत्त, एक सर्कल बनाना। 10 बच्चों को आपने जो है अपने दोस्तों को इकट्ठे, 10 बच्चे इकट्ठे हो गए और एक वृत्त, एक सर्कल बनाया, माने जिसे आप मोटी भाषा में कहते हो कि फील्ड में आपने एक गोला बना लिया 10 बच्चों। तो 10 बच्चों का छोटे से छोटा गोला बनाओ कि कितना छोटे गोले में आप आ सकते हो, ठीक है। और वहां एक रेखा खींच दो कि इतने गोले में हम आ पाए हैं। जमीन पे, धरती पे आपने एक रेखा खींच दी चारों तरफ कि हम 10 बच्चे इतना छोटे से छोटा गोला बना पा रहे हैं। अब खड़े हो जाओ 11 बच्चे, फिर खड़े हो जाओ 12 बच्चे, और यदि आपको बहुत सही तरीके से समझना है तो पहले तो 10 बच्चे खड़े हुए, इस बार आप 20 बच्चे खड़े हो जाओ और देखो कितने छोटे छोटा गोला बना पाओगे आप। तो जब 20 बच्चे आप खड़े हो जाओगे तो गोला तो बड़ा बनेगा ही, पक्की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 10 बच्चे जितनी जगह में छोटे से छोटा गोला बना पा रहे हैं, 20 बच्चे भी उतनी जगह में छोटे से छोटा गोला बना पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यह बात पक्की है कि जितनी बच्चों की संख्या बढ़ेगी
जो सर्किल आप बनाते हो, जो वृत्त आप बनाते हो, जिसे आप कहते हो गोला, वो बनाते हो, वो तो साइज में बढ़ेगा ही। तो यहाँ अंतर तो 10 और 11 बच्चों में भी आएगा। यदि 10 बच्चों का आप गोला बनाओगे और फिर 11 का बनाओगे तो यहाँ भी अंतर आ जाएगा। पर अंतर ज्यादा आपको देखना है तो 10 से 20 करने के लिए मैंने कहा है। तो जब यहाँ बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे और अब आपने क्या कर दिया, बाहरी कक्षा में 7 की जगह कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी घटेगी। और प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो वे कहेंगे कि यार अभी हम रिलैक्स नहीं है, क्योंकि ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, हमारे बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इसलिए हमें अपना साइज थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए कक्षा का, जिससे हमारे बीच की दूरी मेंटेन हो जाए। और यदि इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी मेंटेन करनी है, परमाणु को स्टेबल होना है, स्थायी होना है, तो उसे बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण उसके बाहरी कक्षा का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि जब किसी उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदला जाता है, ठीक है, जब कोई उदासीन परमाणु ऋण आयन में बदलता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। कारण मैंने आपको 3 समझा दिया, अब लिख रहा हूं मैं, देखो जरा मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी। यहां से लिखते हैं, पहले इस चीज को हम कर देते हैं सेपरेट। देखो, जब कोई उदासीन परमाणु ऋण आयन में बदलता है, जब कोई उदासीन परमाणु ऋण आयन में बदलता है तो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या बढ़ता है बताओ, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश व नाभिकीय आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आवेश व नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। नाभिकीय आकर्षण घट जाते हैं तथा, वो बात भी लिख देता हूं चलो जो मैंने आपको समझाई, तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। अतः उसकी त्रिज्या, उसकी माने उस परमाणु की जिसका ये हस्र हो रहा है, अतः उसकी त्रिज्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, चलो फिर लिखूं आगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा या नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या या उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अतः उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, अतः उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट होता है, क्या समझ में आया हमारे, अब क्या समझ में आया, देखो, अतः स्पष्ट होता है कि, ध्यान से समझना, किसी ऋण आयन की त्रिज्या
किसी ऋण आयन की त्रिज्या उसके उदासीन परमाणु से क्या होती है? बड़ी होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, उसके उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक सिंपल सी बात करेंगे, इसे भी समझना जरूरी है। आयनिक त्रिज्या में आवर्तीता, कि किसी आवर्त में या किसी वर्ग में किस प्रकार बदलती है आयनिक त्रिज्या। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आयनिक त्रिज्या में बिल्कुल ऐसे ही आवर्तीता या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है जैसे परमाणु त्रिज्या में आपको मिलता है। जैसे सबसे पहली बात करेंगे किसी आवर्त में, यदि आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो ना, ऐसे आवर्त में ऐसे चलते हो, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है यानी आप कह सकते हो नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। और नाभिकीय आकर्षण यदि बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या जिस प्रकार घटी थी ऐसे ही आयनिक त्रिज्या भी घटती है। तो यहां लिखेंगे हम, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है। आयनिक त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण भी आप लिख सकते हो। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही तो परिवर्तन होता है परमाणु त्रिज्या में भी। और दूसरी बात करो, चलो मान लो हमें किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाना है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं किसी वर्ग में परिवर्तन या आवर्तीता। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। कोमा लगाते हैं यहां। क्यों बढ़ती है बताओ? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है ना, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। ये चीज ध्यान रखनी है भाई, सब बच्चों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार परिवर्तन होता है आयनिक त्रिज्या में। जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं ना, तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो या तो सबके धनायन देख लो और या तो सबके ऋणायन देख लो। बस ध्यान रखना है, जब हम आयनिक त्रिज्याओं में आवर्तीता का अध्ययन करते हैं, आयनिक त्रिज्याओं में वर्ग या आवर्त में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, तो आपको कोई सी एक त्रिज्या लेनी है, या तो धनायन की त्रिज्या में आप परिवर्तन देखोगे या तो आप ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन देखोगे। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो खैर अगले स्टेप पर आते हैं। एक चीज और सिखाता हूं आपको बहुत बढ़िया। यहाँ एक हेडिंग लिखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की त्रिज्याएं। सम इलेक्ट्रॉनिक
सम इलेक्ट्रॉनिक, पता है ना सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं हमारे पास, स्पीसीज ही कह दो चलो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की त्रिज्याएं। देखो ये बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा आपको, इसका क्वेश्चन आ जाता है ना पेपर में, इसलिए इस चीज को सीख लो जरूर, कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। भाई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज धन आयन भी हो सकता है, ऋण आयन भी हो सकता है, और उदासीन परमाणु भी हो सकता है। सम इलेक्ट्रॉनिक उन्हें कहते हैं जो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अब मान लो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास हैं, उनमें से कुछ तो उदासीन परमाणु है, कुछ तो उनमें से धनायन है, कुछ तो उनमें से ऋणायन है, और आपको पूछा गया है कि इन 4 या 5 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसकी परमाणु त्रिज्या या किसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि जो उदासीन परमाणु होगा उसकी त्रिज्या को तो हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे, जो आयन होगा उसकी त्रिज्या को हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे। तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या ना कहकर हम कॉमनली या उभयनिष्ठ रूप से हम कह सकते हैं त्रिज्या। तो यदि आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, उनमें से चाहे कोई आयन है, चाहे उदासीन परमाणु है, चाहे धनायन है, चाहे ऋणायन है, तो आपको देखना होता है कि इन दिए गए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सब पे बराबर ही रहेगी क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पर परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु का साइज तो छोटा होगा ही उस स्पीसीज का, या परमाणु कह दो या आयन कह दो, उसका साइज तो घटेगा ही यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा या नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। तो जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा ना, उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी। बस ये चीज समझनी है आपको। देखो मैं क्या लिखता हूं यहां, मेरे साथ साथ लिखो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहती है, समान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण भाई प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वह नाभिकीय आकर्षण भी लिखता हूं चलो, प्रभावी नाभिकीय आवेश व नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। अतः त्रिज्या घट जाती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। यदि आपका परमाणु क्रमांक आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखे हैं और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आपने उनको व्यवस्थित कर लिया, यदि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आपने व्यवस्थित कर लिया ना, तो होगा क्या कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी, यदि वे सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है।
जैसे एक एग्जाम्पल लगा सकते हैं, एक एग्जाम्पल एक बताता हूँ, इसे थोड़ा सा याद कर लेना आप यदि करना चाहते हो तो। नहीं तो जैसे मान लो मैं कहूँ C4 नेगेटिव है, इससे छोटी त्रिज्या N किसकी होगी, N3 नेगेटिव की होगी, और इससे छोटी त्रिज्या होगी O डबल नेगेटिव की, इससे छोटी त्रिज्या होगी F नेगेटिव की, इससे भी छोटी त्रिज्या होगी। ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर Na पॉजिटिव की, इससे छोटी त्रिज्या होगी Mg डबल पॉजिटिव की, Mg डबल पॉजिटिव की। देखो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में हमने यहाँ इसे व्यवस्थित किया है, ठीक है। Mg डबल पॉजिटिव की, Al ट्रिपल पॉजिटिव की, Al ट्रिपल पॉजिटिव की, बस इतने याद रख लेना आप, Al ट्रिपल पॉजिटिव। वैसे चलो थोड़े से और लिखवा दूं, Si4 पॉजिटिव याद रखना है, और Si4 पॉजिटिव से भी छोटी त्रिज्या होगी P5 पॉजिटिव की, बस P5 पॉजिटिव। इसे याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे कोई आवश्यकता तो है नहीं। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बहुत अच्छी, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। इस ट्रिक से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके पास मान लो कई सारे सम इलेक्ट्रॉनिक दे रखे हैं, और आपको बतानी है कि किसकी त्रिज्या सबसे छोटी है, किसकी सबसे बड़ी है, या उन्हें एक क्रम में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको त्रिज्या को रखना है। तो आप एक काम करो कि आप उनके लिए Z/E निकाल लो, Z/E। Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, और E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि Z/E अधिकतम है ना, कई सारी स्पीसीज आपको दे रखी है सम इलेक्ट्रॉनिक, और उन स्पीसीज के सब के लिए आपने Z/E निकाल लिया। Z का मतलब परमाणु क्रमांक, E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि Z/E अधिकतम है तो ऐसे परमाणु के जो त्रिज्या होगी ना, उसके लिए जो त्रिज्या होगी वो न्यूनतम होगी, न्यूनतम। ये बात दिमाग में घुसा लो बस। यदि Z/E अधिकतम है तो परमाणु की त्रिज्या या आयन की त्रिज्या न्यूनतम होगी, सबसे छोटी होगी। और इसका उल्टा, इसका उल्टा जब करोगे तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, यदि Z/E न्यूनतम है, Z और E क्या है, न्यूनतम, तो उसकी त्रिज्या, वो जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसकी त्रिज्या अधिकतम होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिकतम, उसकी त्रिज्या अधिकतम होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि आपको ऐसा मिल जाए ना, यदि Z/E समान हो, दो स्पीसीज की आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, और उन दोनों के लिए ही Z/E का मान बराबर आ गया है, तो आपको क्या करना है, त्रिज्या देखने के लिए आवर्तीता का क्रम देखना है। आपको पता है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है, घटती है। इसे कहते हैं आवर्तीता। यदि Z/E समान है तो आवर्तीता, आवर्तीता देखी जाती है कि वर्ग या आवर्त में जिसमें भी वे आ रहे हो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके अनुसार आप आवर्तीता देख लो कि वे वर्ग में किस तरह संबंध है उनमें, या आवर्त में क्या संबंध है, ठीक है। आवर्तीता देखी जाती है, या इसे ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिखते हैं कि यदि Z/E समान है तो आवर्तीता का क्रम, आवर्तीता का क्रम देखते हैं। ये बहुत काम की चीज है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे तो आएंगे नहीं लिखे हुए कि इनमें बताओ किसकी है, दो तीन में देंगे, तीन चार देंगे आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और उनमें ही आपको कंपैरिजन करना होगा कि बताओ किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है और किसकी सबसे बड़ी है। थोड़ा इसे सीधा करके लिख दो, सीधी लाइन में लिख दूं, यदि क्या था, यदि Z/E
समान हो तो उनकी आवर्तीता का क्रम देखते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जेड क्या है। यहाँ लिख देते हैं जेड क्या है, बताओ। जेड उस स्पीसीज का, चाहे वो परमाणु है या आयन है, जेड है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? ई है उस स्पीसीज के, यानी उस परमाणु या आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी है। देखो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, और धनायन की त्रिज्या उसकी परमाणु त्रिज्या से, जो भी उसका परमाणु था जिससे वो धनायन बना है, धनायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। और क्यों होती है? ऋणायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। और क्यों होती है, ये बात भी आपके समझ में आई होगी। और आयनिक त्रिज्या वर्ग और आवर्त में किस प्रकार बदलती है, उनमें आवर्तीता कैसे देखने को मिलती है, ये भी बात समझ में आई होगी। और फिर हमने एक एडिशनल टॉपिक किया है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की त्रिज्या। यदि आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है तो उनकी त्रिज्याओं का कंपैरिजन, उनकी तुलना आप किस प्रकार करोगे, उसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, सबसे अच्छा रहता है हैंड रिटन नोट्स। और एक बात का ध्यान रखो कि जब भी किसी यूनिट को आप पढ़ते हो तो प्ले लिस्ट के अनुसार ही आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप प्ले लिस्ट में जाकर अपने चैप्टर को, अपने यूनिट को ढूंढ लोगे और वहां से उसे पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। दूसरी बात ध्यान रखो कि जब भी किसी वीडियो को आप देखते हो तो वीडियो का स्पीड आपको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे आप कम समय में ज्यादा काम कर सको और पढ़ाई का आनंद ले सको। ठीक है, जितनी ईमानदारी से आप पढ़ाई करोगे रासायनिक विज्ञान को, उतनी सरलता से आप समझोगे और मजे ले पाओगे रासायनिक विज्ञान के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।